फ्रेंड्स वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स बिहार एसआई मेंस की एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग केबीसी नैनो से प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं और यह प्रैक्टिस सेट नंबर है 4। इसके पहले की 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड ऑलरेडी की जा चुकी है। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो उम्मीद है कि आपने उन प्रैक्टिस सेट को काफ़ी बेहतर तरीके से कवर किया होगा। प्रैक्टिस सेट 4 का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है, तो आप उसे खुद अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद है जो कितना आपका आंसर मीन्स सही होता है और कितना आपका स्कोर आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। और दोस्त, इसके पहले जो भी मीन्स 3 सेट हुए उससे भी आपको इसमें इस वीडियो के अंतर्गत बेहतर डिस्कशन मिलने को है। तो यदि टाइम थोड़ी ज़्यादा लग जाती है वीडियो करने में, तो इसके लिए आपको मीन्स चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्पीड को बढ़ा दीजिए और स्पीड बढ़ा कर करके आप हैं जो इसे सुन सकते हैं। इससे क्या होगी कि आपको अधिक से अधिक पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे और साथ ही आपका टाइम भी कम जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, मानव शरीर का तापक्रम। तो मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, साथ ही जाड़ों में बढ़ जाता है। अब क्या होगा दोस्तों, हमारे शरीर का तापमान वायुमंडल के टेम्परेचर से यानी आपका क्या होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका टेम्परेचर हमेशा बना हुआ रहता है। वही आपका कितना, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है ना, लगभग कितना 37 डिग्री सेल्सियस, जो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा यही रहता है। अतः यह ना तो जाड़ों में क्या होगा, घटेगा, और ना ही यह गर्मियों में क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात का ख्याल रखना है। अर्थात हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर उस जगह पे क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर स्थिर रहेगा। यानी आंसर नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखिए, अगली बात करें, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम कहने का मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कही जा रही है। और कृत्रिम उपग्रह को किससे ट्रैक किया जाता है, तो यह है जो किसके द्वारा, यह डॉपलर प्रभाव के द्वारा। किसके द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा इसे क्या किया जाता है, ट्रैक किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, डॉपलर प्रभाव यह होता क्या है। तो डॉपलर प्रभाव में क्या होता है कि एक तो होता है ट्रांसमीटर, है ना, और एक होता है क्या, रिसीवर। ट्रांसमिट करना यानी यहाँ से रेडिएशन भेजा जाता है और यह रिसीव कर लिया। तो यहाँ से ट्रांसमिट किया गया, रिसीव किया गया, इसमें फिर ट्रांसमीटर होगा और फिर यहाँ पे रिसीवर होगा। तो सिग्नल है जो यहाँ से जा रहा है, तो सिग्नल प्राप्त कर लिया। जो हम डिज़ायर आउटपुट चाह रहे हैं, तो यहाँ से यह दे दिया और हम रिसीव कर पाते हैं। तो ट्रांसमीटर रिसीवर, रिसीवर ट्रांसमीटर का यहाँ पे आदान प्रदान। और यह कौन से प्रभाव पे कार्य करता है, यह आपका क्या करता है, डॉपलर प्रभाव पे कार्य करता है ना। किस पे, डॉपलर प्रभाव पे यह आपका क्या करेगा, कार्य करता है। अब देखिए अगली बात है, अगली बात इसी में है आपका क्या, तो राडार, है ना, राडार। अब देखिए राडार का काम क्या है, तो आपने सुना होगा कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं या किसी दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो या अपना ही मान लिया कि वायुयान वगैरह उड़ाया जाता है, तो इसके तहत उससे पता किया जाता है कि हाँ कौन से क्षेत्र में कहाँ पे वह है। तो इसके लिए राडार का यूज़ किया जाता है। तो यानी कहने का मतलब है, याद रखेंगे कि एयरक्राफ्ट हो गए, शिप्स हो गए, इन सब की मीन्स जगह और लोकेशन पता करने के लिए रडार का यूज कर लिया जाता है, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब जरा देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राडार का फुल फॉर्म क्या होता है ना, राडार का फुल फॉर्म क्या होता है। और अगली ऑप्शन नंबर सी में है, देखिए सोनार, है ना, यहाँ पे सोनार का फुल फॉर्म। 2 क्वेश्चन है इस जगह पे। तो देखिएगा, राडार का फुल फॉर्म होता है, नहीं पता हो तो दोस्तों लिख लीजिएगा इसे अपने नोटबुक में, है ना, रेडियो एक्टी, हाँ ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या बोला गया है इसका, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है आपका किसका, राडार का फुल फॉर्म। क्या बोला हमने, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जबकि सोनार का जो होता है दोस्तों, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एसओ से क्या हो गया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऊपर वाला का बोला गया रेडियो, रेडियो क्या, डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जबकि इसका हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे क्वेश्चन हमने देखा था कि आखिर ये बताइए, समुद्र की जो जहाज होती है, तो उनके लिए सोनार का ही यूज़ क्यों किया जाता है ना, रडार का क्यों नहीं कर लिया जाता है। तो आपको पता होगा, सोनार
जो है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, यह साउंड के हिसाब से काम करेगा और यह रेडियो वेव के हिसाब से रडार काम करेगा। तो आपको पता भी होगा कि आपका साउंड जो है आपका क्या होता है, सबसे कम किस में ट्रैवल करेगा, किस में ट्रैवल करेगा आपका, तो वायु में, उसके बाद है जो जल में, और उसके बाद कोई ठोस पदार्थ में, यानी सॉलिड लिक्विड गैस वाली कंडीशन है। तो सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल करता है आपका सघन माध्यम में, अर्थात साउंड ये किस में, सॉलिड में। तो यहाँ पे बात करें तो रडार के अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से चलता है किसमें, रडार वाला जो रेडियो वेव है उससे काफ़ी तेज़ी से कौन चलता है, साउंड चलता है किसमें, वाटर में। तो यही कारण से सोनार का यूज कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विश्व की सबसे महंगी धातु है ना, तो विश्व की सबसे महंगी धातु कौन होगी। जैसे आपको पता है सोना चांदी इत्यादि के बारे में आप समझते ही होंगे, है ना। तो एक मैं आपको क्रम बतला रहा धातु के संदर्भ में, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। थोड़ा सा सुनेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस जगह पे, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन हो गया, निकेल हो गया, टीन हो गया, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, है ना। उसके बाद है जो मैं इधर लिख दे रहा आगे की ओर, मरकरी, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, यह धातु की सक्रियता श्रेणी हमने लिखा हुआ है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, जो जितना अधिक क्रियाशील होगा वह उतना जल्दी खराब हो जाएगा, है ना। तो देखिए आप सोना को देखिए, चांदी को देखिए, आप यहाँ देखिए ए जी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, चांदी है ना। ए यू कहने का मतलब क्या है, आपका सोना है, और पी टी कहने का मतलब क्या है, प्लेटिनम है। ये सभी के सभी लिस्ट रिएक्टिव है, यानी कम रिएक्टिव है। जितना कम रिएक्टिव होगा उतना क्या होगा, उस पर चमक बनी हुई रहती है, और वह क्या होता है दोस्तों, महंगा होता है। तो प्लेटिनम आपका सबसे क्या है, ऐसे महंगा है। क्या है, प्लेटिनम जो है आपका महंगे धातु है इस जगह पे, है ना। तो इसका आंसर अब प्लेटिनम तो आपका ऑप्शन में ही नहीं है ना, आपका ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अब याद कैसे रखेंगे इन चीज़ों को। तो एक देखिए यहाँ पे धातु नहीं, यहाँ पे अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यह मतलब ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं इसके संदर्भ में। तो यदि पदार्थ पूछा जाता ना कि सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पे एंडोहेड्रल फ्लोरीन है। एंडोहेड्रल क्या है, फ्लोरीन है, जिसके तहत यह इसका यूज है जो मेटल डिटेक्टर समझते होंगे, जब एग्जाम वगैरह देने जाते होंगे तो आपके कान में लगाया जाता है, कमर वगैरह में चेक किया जाता है ना। तो मेटल डिटेक्टर बनाने में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है एंडोहेड्रल फ्लोरीन का। लेकिन ऐसे कहे धातु के संदर्भ में बात करें तो धातु आपका क्या हो गया, प्लेटिनम। अब देखिए किसी को यह भी लग सकता है कि पदार्थ और धातु में अंतर, तो इन चीज़ों को आपने पहले भी पढ़ा होगा। अच्छा एक बात और भी हम करें इसके संदर्भ में, किसके संदर्भ में, ट्रिटियम के संदर्भ में हम बात करें तो ट्रिटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है दोस्तों। किसका, हाइड्रोजन का क्या है आपका समस्थानिक है। और समस्थानिक के संदर्भ में हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और क्या, ट्रिटियम। और यह जो ट्रिटियम है ना, यह जो ट्रिटियम है यह है जो आपका रेडियो एक्टिव होता है। तो क्वेश्चन यह पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन ऐसा आपका आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव है, तो कौन है, ट्रिटियम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो नाम से चल रहा है पता, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो प्रकाश, इसका कहने का मतलब यहाँ पे लाइट के हिसाब से यह कार्य कर रहा है। तो लाइट के हिसाब से कौन कार्य करता है, हमारा सौर सेल कार्य करता है। कौन कार्य करता है, सोलर सेल आपका किसके, लाइट के हिसाब से कार्य करता है, आपको पता भी होगा, है ना। जिसके अंतर्गत हम बात करें, यानी इसी को बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। अब देखिए इस चीज़ को यह भी लिख देगा, फोटोवोल्टाइक सेल। अब देखिए फोटो बराबर होता है लाइट, फोटो बराबर आपका चित्र नहीं, यहाँ पे लाइट है, इसका मतलब आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो फोटो बराबर क्या होता है, लाइट। तो आपको कह देगा, यही इंग्लिश में थोड़ी सी बात लिख दी जाएगी कि बताइए फोटोवोल्टाइक सेल किसके आधार पर कार्य करता है। तो यह है जो आपका आपका यह सोलर पैनल के हिसाब से कार्य करता है, यानी कहने का मतलब इस पे, इसके सिद्धांत पे आपका कौन कार्य करेगा, तो सौर सेल कार्य करेगा। यानी कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश से यह चलता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि सोलर सेल में यूज किया किसका जाता है, तो याद रखेंगे कि इसमें सिलिकन का यूज किया जा सकेगा,
या फिर जर्मेनियम जैसे क्या सब मेटल उप धातु का यूज किया जाता है। जबकि उसके पैनल को जोड़ने के लिए चांदी का यूज भी किया जाता है। उसके पैनल जैसे सिलिकॉन का प्लेट बना दिया, और एक प्लेट से दूसरे, यानी कहने का मतलब इसे एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने के लिए इसमें क्या किया जाता है, चांदी का यूज किया जाता है। और यही कारण से ये क्या हो जाते हैं, सौर प्लेट महंगे हो जाते हैं। आगे देखिए अगला है CNG क्या है। तो आपको पता भी होगा कि CNG क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। जिसमें यानी ऑप्शन देखिए तो कौन सा हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में लिख देने पे थोड़ी सी समस्या होती है ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा, आपने और भी सुना होगा, LNG का नाम सुना होगा। LNG अब नया शब्द, LPG तो आपको पता ही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन LNG आपसे पूछ दे तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस केवल कर दीजिएगा, है ना। एक और है PNG। LNG और PNG अब सब स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं सभी जगहों पे। हरा हरा कलर का आपने टेम्पू वगैरह देखा होगा, है ना। पटना वगैरह में भी अब चलने लगे हैं। तो PNG का होता है क्या, पाइप्ड नेचुरल गैस। तो क्लियर है तीनों। CNG कहे तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LNG कहे तो आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और यदि PNG कहे तो पाइप्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। जिसका यूज है जो इंडस्ट्री एवं कॉमर्शियल एवं डोमेस्टिक यूज के लिए किया जाने लगा है PNG वगैरह गैस का। और पटना में भी देख रहे हो कि पाइप वगैरह बिछाया जा रहा है। तो याद रखेंगे तीनों फुल फॉर्म, CNG, PNG, LPG तो पहले से ही पता है आपको। दूध का धवल रंग, देखिए धवल रंग कहा जा रहा है, यानी मीन्स थोड़ी मलिन टाइप का रंग, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण से होती है। तो यह जो है किसके कारण से होती है, केसीन के कारण से। जबकि पीला रंग कहे तो किसके कारण से, यानी कैरोटीन के कारण से होती है ना, कैरोटीन के कारण से होती है। और एल्बुमिन जो है आपको रक्त में यह पाया जाने वाला क्या है, प्रोटीन है, जिसकी कमी से हमें थकान वगैरह महसूस हुआ करती है। जबकि लैक्टोस आपको पता है कि दूध में यह क्या है, पाया जाता है। लैक्टोस एक प्रकार का क्या है, आपका प्रोटीन ही तो है। चलिए आगे जरा देखते हैं, गैल्वेनाइज लोहे में पाइप की परत बनी होती है। तो देखिए गैल्वेनाइजेशन आपका क्या किया जाता है, लोहे को आप ऐसे ही छोड़ दे तो उसमें तो जंग लग जाएगा भाई, है ना। तो जंग से बचाने के लिए उस पर क्या, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, कि इसकी जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसके संक्षारण को रोका जा सके। अतः गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत किसकी चढ़ी होगी, आपकी जस्ते की चढ़ी हुई होती है। क्लियर है। आगे अच्छा एक चीज और मैं बात कर दूं, जहां पारा होगा, पारा यानी कहने का मतलब दोस्तों आपका क्या, मरकरी। तो Zn+Hg मुख्य रूप से जहां पे अमलगम की बात करें ना, वहां पे अवश्य रूप से क्या होता है, आपका पारा होता है। एक मिश्र धातु क्यों बनाया जाता है, मिश्र धातु जैसे आपके घर में क्या होगा, स्टील का बर्तन होगा, देखा होगा आपने कि उसमें जंग नहीं लगता है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपसे पूछेगा कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिला होता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा, फेनिकर आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, फेनिकर। यह स्टेनलेस स्टील में होता है, यानी लोहा होता है, निकेल होता है, और क्या होता है, क्रोमियम होता है। और कहीं कहीं ऑप्शन में थोड़ा बहुत कार्बन भी आपको मिलाया जाता है, यानी 5% के आसपास। उसके बाद लेड, तो लेड के साथ यदि आप सीसा को जोड़ देंगे ना, तो सोल्डर टाँका बनता है आपका Pb+SN वाला। चलिए क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं, पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है। तो देखिए पानी का बुलबुला जो है आपका वह है जो किसके कारण से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से चमकता है, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है। इसमें आपने पढ़ा होगा, पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा किया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसके तहत क्या होता है कि प्रकाश की किरण जो है आपका, नीचे मान लीजिए कि यह वाटर है ना, इस जगह पे वाटर है। अब है जो वाटर से कहाँ जा रही, एयर में इसे जाना है। अब इसमें क्या होता है कि आपतन कोण का जो मान है, आपतन कोण जो आई है, वह क्रांति कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो प्रकाश की किरण यानी बाहर न जाकर करके वायु यानी सघन से विरल में न जाकर करके सघन माध्यम में ही क्या कर जाती है, यानी पुनः वही माध्यम में रिटर्न हो जाती है। तो यहाँ देखिए जाना चाहिए था तो आगे, लेकिन यहाँ नहीं जा करके फिर से पानी में ही लौट जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और यही कारण से पानी की बुलबुला चमकेगी, कांच में पड़ी दरारें चमकती है, हीरा का चमकना है, साथ में आपने मृचिका जो कहाँ बनती है, रेगिस्तान में बनती है, वह चमकता है। आपका ऑप्टिकल फाइबर जिसे हम हिंदी में प्रकाशीय तंतु कहते हैं, वह कार्य करता है सभी के सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के
सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता है। इवन आपका जो रेनबो बनता है, रेनबो कहने का मतलब इंद्रधनुष बनता है, उसमें भी प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन की घटनाएं हुआ करती है। क्लियर है। एक चीज और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि पानी का जो बुलबुला है वह कौन से लेंस की भांति कार्य करता है ना। तो वह देखिए दोस्तों, दिखता क्या है, उत्तल है। उत्तल कहने का मतलब कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखता है, लेकिन कार्य है जो वह कॉनकेव की तरह करता है, अर्थात अवतल की तरह वह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ना। 9 क्वेश्चन है कि कांच है। तो कांच के बारे में आपने पढ़ा होगा, यह क्या है, एक अति शीतित द्रव है। एक अति शीतित द्रव है जो कि क्रिस्टलीय नहीं, अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसा, अक्रिस्टलीय ठोस है, जो कि सोडियम सिलिकेट यानी कहने का मतलब Na2SiO3 का क्या होता है, यह बना होता है। अति शीतित द्रव है कांच। कैसा है, अति शीतित द्रव है, जिसका फॉर्मूला की बात करें तो सोडियम सिलिकेट यानी Na2SiO3 होगा। अक्रिस्टलीय ठोस है यह। आगे जरा देखिए नेक्स्ट की बात करें, संक्रमण से शरीर के किसके सहयोग से लड़ता है। तो आपको पता होगा, संक्रमण कहने का मतलब है किसी प्रकार के इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन जब हो जा रहा है, जिस प्रकार से अभी कोविड-19 है, तो इसमें क्या हो रहा है, लोग संक्रमित हो जा रहे हैं उस वायरस से। तो ऐसी अवस्था में जिनका इम्यून सिस्टम अर्थात कौन सी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली जिनकी बेहतर है, वह क्या करता है, संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है, और वे लोग क्या हो जा रहे हैं, स्वस्थ हो जा रहे हैं। अतः क्या होगा, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है यह संक्रमण से क्या करता है, लड़ता है ना। जबकि आपको पता भी होगा, आपका एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन, एंटी मतलब उल्टा, जन मतलब समझिए सीधा सीधा कोई लोग। अब आपके शरीर में कोई मतलब मीन्स एक्स्ट्रा चीज चला जाता है, तो वह शरीर के लिए क्या हो, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, तो सभी क्या है, कोई भी नया चीज जब जाएगा हमारे शरीर में, तो वह क्या हो जाता है, आपका एंटीजन कहलाता है ना, एंटीजन कहलाता है। और यही एंटीजन को मारने के लिए हमारे शरीर में क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है ना, वही आपका प्रतिरक्षा का कार्य करता है। आगे जरा देखिए तो आंसर डी नंबर के हो गए। शीशे का उपयोग किया जाता है। तो शीशे का उपयोग तो विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे धूप वाले चश्मा में किया जाता है, हम लोग अपने चश्मे में यूज करते हैं, और भी घर वगैरह सजाने में कई तरीके से शीशा का यूज किया जा सकेगा। क्या सफाई के लिए किया जा सकेगा, नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करने हैं, है ना। शक्ति के लिए किया जाएगा, नहीं, है ना। ध्वनि के लिए किया जाएगा, नहीं। शीशा जो है आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है, अर्थात क्या करेगा, वह प्रकाश को अपने से होकर के गुजरने देता है, अतः प्रकाश संचरण के लिए इसका यूज किया जा सकेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया कहने का मतलब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्प्रेरित होती है, नहीं। हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो यह बातें क्लियर होगी। प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, प्रकाश के उत्सर्जन से सहित होती है, ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयोग होती है। अब देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जा रहा है, इस जगह पे क्या है, यानी फोटो केमिकल रिएक्शन बात कही जा रही है। तो फोटो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, फोटो केमिकल एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि उस पर क्या, प्रकाश पड़ने पे उसका कलर है जो दोस्तों क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्रकाश पड़ने पे कलर उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखा होगा, आप धूप में कोई वस्तु को आप रख दीजिए तो उसमें क्या होता है, एक समय बाद यानी वह उसका कलर है जो क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है ना। चलिए, तो इसमें क्या होगा कि प्रकाश द्वारा यह क्या होगी, प्रारंभ होगी। आगे जरा देखिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नांगल किसके लिए जाना जाता है। तो नांगल यह आपने सुना होगा, यह पंजाब में है। कहाँ में है नांगल, यह जो दोस्तों आपका कहाँ है, पंजाब में है। और यह है जो आपका उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है ना। उर्वरक जैसे यूरिया वगैरह आपने सुना होगा, इन सब के लिए क्या है, आपका नांगल है जो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वह कहलाता है। अब देखिए, आपको पता होगा कि जिसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होंगे वह क्या होता है, कठोर जल होता है। कैसे जल का निर्माण करता है, कठोर जल का निर्माण करता है, जिसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। साथ ही कार्बोनेट भी हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट होगा तो वह अस्थाई कठोर हो जाता है ना। और इसमें आप क्या साबुन वगैरह या फिर जो आपका क्या है
अपमार्जक है, अर्थात जो हम अपनी भाषा में डिटर्जेंट जो बोलते हैं, उसे हम क्या, उसमें झाग वगैरह या उत्पन्न नहीं होने देता है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। यह कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं और अमीटर को है जो परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एक सीध में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर है जो आपका विभवांतर को क्या करता है दोस्तों, मापता है ना। यही पूछा जाता है आपका कि एनीमोमीटर क्या करता है, तो आपको यह भी पता होगा कि यह हवा की क्या करता है, गति को मापता है। और कंप्यूटर तो समझ ही रहे हैं कि विभिन्न प्रकार का क्या करता है, यह मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है और भी विभिन्न प्रकार के इसके कार्य हैं। चलिए आगे जरा देखिए, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। तो देखिए फास्फोरस का आपको एटॉमिक नंबर दोस्तों पता होगा, यह है जो आपका कितना होता है, 15 होता है ना। और यह जो फास्फोरस है, यह है जो मीन्स इसका समान फार्मूला आपसे पूछे तो इसका क्या होता है, या तो इसका अनुसूत्र P होगा या तो P4 होता है। और इसका लाल फास्फोरस जो होता है, लाल फास्फोरस का यूज हम क्या, किसमें, माचिस में कर लिया करते हैं। तो ग्रेनाइट एक प्रकार का क्या है, पत्थर है, जो कि इसका क्या है, अयस्क नहीं है। बाकी जो है फास्फोराइट है ना, फ्ल्यूरापार्टाइट और यहाँ पे क्लोरापाइटाइट, यह है जो आपको याद नहीं रखना है। मेरे हिसाब से यह है जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चंस है जो देखने को नहीं मिलते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप स्कीप कर सकेंगे, इस पे जोर नहीं देने हैं आपको, है ना। उसके बाद है जो सूची 1 को 2 से क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। अब देखिए 100 क्वेश्चन आप करेंगे ना, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन थोड़ा उठपटांग टाइप का ही जाएगा, तो उसे लेकर करके आपको डिस्टर्ब नहीं होने है ना। आपको मेन चीज़ों पे फोकस करने हैं, कॉमन चीज़ गलती नहीं हो, है ना। चलिए तो सूची 1 को 2 से क्या करना है, इस जगह पे क्या करना है दोस्तों, मिलाना है। अब जरा देखिए, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन कौन से नरेश थे, है ना। तो समुद्रगुप्त के समकालीन जो नरेश हैं, इसके अंतर्गत है जो, अब यह भी देखिए काफ़ी मतलब प्रचलित क्वेश्चन नहीं है ना। यह आपके लिए मेरे हिसाब से नया ही क्वेश्चन होगा, मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों। तो देखिए यह है जो आपका मिलाना है कि कौन सा राजा कहाँ से संबंधित था। तो यह धनंजय जो है दोस्तों कहाँ से था, तो कुस्तलपुर से था, कुस्तलपुर से आपका धनंजय। नीलराज है जो अवमुक्त से है, उग्रसेन जो है आपका पलक्का से है, और विष्णु गुफा जो है आपका कांची से है। इस प्रकार से हम आंसर करें तो आंसर हमारा ऑप्शन मिलेगा 3-1-3-1-4-2, यानी 3-1-4-2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपके, सी नंबर के हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। तो जहांगीर आपको पता भी होगा कि यह है जो जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता है, और जहांगीर का जो काल था वह चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है ना, चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। इसका मतलब है कि किसको संरक्षण दिया था, यह चित्रकला का संरक्षण किया था। और इसने क्या, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि इसने फांसी दिया था, एक कौन से सिख के 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव को इसने फांसी भी दिया था, है ना। और यह है जो जहांगीर को यानी क्या कहा जाता है, न्याय के जंजीर के नाम से भी इसे जाना जाता है, यह याद रखेंगे। आगे जरा देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे आपके, WC बनर्जी, यानी भूमेश चंद्र क्या थे, बनर्जी थे। कौन थे, भूमेश चंद्र बनर्जी थे। जबकि और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी थी, 1885 में। उसके बाद है जो कौन बनेंगे, दादा भाई नौरोजी बनेंगे। कब बने थे, 1800। अब देखिएगा इनसे संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकेगा आपसे। 1886 में आपके बनेंगे कौन, नौरोजी, है ना। 1885 के बाद 86 में बने, है ना। उसके बाद है जो फिर 93 में बनेंगे, और उसके बाद है जो 1906 में बनेंगे, कौन, दादा भाई नौरोजी। याद रखेंगे इन चीज़ों को। आगे की हम अब बात करते हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी किया था, इसकी अध्यक्षता कब किया था, 1902 में किया था। कब किया था, अहमदाबाद अधिवेशन 1902 में किया था। आगे जरा देखिए, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। तो अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में, यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो अकबरनामा किसने लिखा, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, अबुल फजल। और इसे पूरा करने में आपका 1591 से लेकर के 1598 तक का इसमें टाइम लगाया था, है ना। तो यह है जो कितना, 7 वर्षों का इसने टाइम दिया हुआ था इसमें।
ठीक है। और आईने अकबरी वही आपका क्या है, अकबरनामा अर्थात अबुल फजल ही, यह दोनों तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है ना। तो अबुल फजल को याद रखेंगे। 7 वर्षों में अकबरनामा को क्या किया गया था, पूरा किया गया था। और अकबरनामा का ही पार्ट है कौन, आईने अकबरी। अकबरनामा थोड़ा विस्तृत हो गया और अकबरनामा में ही छुपा हुआ है क्या, आईने अकबरी। तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। चलिए आगे जरा देखिए 21 नंबर, मौर्य साम्राज्य यानी सॉरी मौर्य समाज यहाँ पे कहा गया है का 7 वर्गों में विभाजित था। यानी जब मौर्य साम्राज्य का शासन था इस जगह पे, तो पूरा समाज कितने 7 वर्गों में विभाजित था। और इस बात का उल्लेख किसने किया है, यानी कहाँ पे किया गया है, तो देखिए इस जगह पे इसकी जो उल्लेख है वह कहाँ है, मेगास्थनीज की पुस्तक, किसमें, इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में है। और ये आपको पता होगा कि मेगास्थनीज जो है आपका सेलुकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। क्या था, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और उस समय 7 समाज जो इंडिका में चर्चा किया गया, तो कौन है, सबसे पहले दार्शनिक। देखिए चीज़ें आपको याद हो जाएगी, मैं याद करवाऊंगा। अच्छा, राज्य में क्या होता है बताइए, तो एक तो दार्शनिक होगा राजा के पास, उसके बाद बताइए उसका क्या होगा, मंत्री भी होगा सलाह देने के लिए। अच्छा, रक्षा करने के लिए क्या होगा, सेना होगा। और कौन क्या कर रहा है इसके लिए, गुप्तचर भी तो होगा भाई, है ना। क्या क्या, तो दार्शनिक हो गए। ठीक है। उसके बाद है जो राज्य के लिए क्या होगा, मंत्री भी होगा सलाह देने के लिए, साथ ही रक्षा के लिए सेना होगा और सूचनाओं के लिए गुप्तचर होगा। इतना तो बातें हो गई। अच्छा, यहाँ पे भारत कैसा देश है, किसानों का देश है, तो किसान तो होंगे। और किसान क्या करेंगे, पशु पालते हैं, तो पशुपालक भी होंगे और साथ में काम करने वाला कारीगर भी होगा। इस प्रकार से अब देखिए तो जरा वीडियो को पॉज करके स्मरण कीजिए फिर से, आपको ये चीज़ें याद हो चुकी होगी। क्या क्या हमने बोला कि साम्राज्य ही है तो वहाँ पे दार्शनिक होगा, है ना। साम्राज्य है तो क्या होगा, दार्शनिक होगा। दार्शनिक के बाद है जो मंत्री भी होगा, मंत्री है तो सेना होगा। और क्या होगा, गुप्तचर होगा दोस्तों, गुप्तचर होगा। अच्छा, राज्य है यानी कोई भी, तो वहाँ पे किसान तो होंगे ही। किसान है तो यहाँ पे क्या होंगे, आपके पशुपालन भी करेंगे वो, और वहाँ पे कारीगर भी होगा। इस प्रकार से देखें तो 1 2 3 4 5 6 और कितने 7 भागों में इस प्रकार से विभाजित था मौर्य साम्राज्य का। यानी क्या मतलब उस समय का क्षेत्र, यानी उस समय समाज बटा हुआ था, है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखें, तो भारत में कागज का प्रयोग कब से हुआ। तो देखिए भारत में ऐसे कागज का सर्वप्रथम आविष्कार माना जाता है कि टस प्लाइलू ने कहाँ किया था, चाइना में किया था, है ना। और भारत में यह कब आया था, तो यह 12वीं शताब्दी में आया था, है ना। कब आया था, यह है जो आपका 12वीं शताब्दी में भारत में कागज है जो आया था। चलिए सर्वप्रथम पूछता तो आपका चाइना। आगे जरा देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम आया था, यह कब आया था, यह ब्रिटिश और जो राजा रजवाड़े थे, है ना, इनके बीच है जो भूमि का आदान प्रदान किया गया था। और यह कब किया गया था, तो यह 1900 ईस्वी में किया गया था। कब, 1900 ईस्वी में किया गया था। आगे जरा देखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए 1919 के समय वाला काफ़ी पूछा जाता है। 3 गो दिन ठो याद रखेंगे, एक तो 1919, एक 1947 के समय और एक 1857 के समय, है ना। कि 1857 की क्रांति, इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, 1919 के समय कौन था और 1947 के समय कौन था। चलिए सबकी हम चर्चा करेंगे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की हम बात करें दोस्तों, तो 1919 में यह अधिनियम आया था, जिसमें जिसमें क्या था, मॉन्टेग्यू क्या था, सचिव था, और चेम्सफोर्ड क्या होता था, वायसराय। यह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। यह सचिव का पद आता है 1858 से आएगा, ताज का शासन जब आएगा वहाँ से। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब अधिनियम 1919 आया था, तो उस समय जो कहाँ का, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह कौन था, तो जॉर्ज था, लॉयड जॉर्ज था। कौन था, लॉयड जॉर्ज था। लेकिन यही 1857 आपसे पूछा जाता तो उस समय था कौन, पामरस्टन था, पार्मस्टन, है ना, पामरस्टन था। और 1947 के समय कौन था, लॉर्ड बैबल था। कौन था, बैबल था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकेगा। आगे जरा देखिए, बघेरा का युद्ध है जो कहाँ में हुआ था। तो बघेरा आपका पड़ता है दोस्तों गुजरात में। और यह है जो विद्रोह है यहाँ पे, है ना, विद्रोह है। तो विद्रोह कौन करेगी, जनता करेगी। और यह गायकवाड़ शासकों के विरुद्ध में किया गया था। और यह कहाँ किया गया था, आपका बड़ौदा में किया गया था, 1819-20 में किया गया था, जो कि गुजरात में पड़ता है। निम्नलिखित में से
क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको पता भी है, भोगवा नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे प्रमुख क्या है आपका डॉक यार्ड था। और वह भी मतलब सबसे प्रमुख डॉक यार्ड की बात करें तो यह लोथल ही है, जो कि गुजरात में पड़ता है। कौन सी नदी? तो यह भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। आगे जरा देखिए, प्रांतीय सरकार का गठन, प्रांतीय सरकार गठन निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकार की गठन है जो कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। कौन से? 1935 के अधिनियम के तहत। लेकिन यही कहता कि प्रांतों में द्वैत शासन आई थी, तो कौन से अधिनियम के तहत? 1919 के तहत। इसको समाप्त कर दिया गया था प्रांत में द्वैत शासन, तो 1935 के अधिनियम के तहत। क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता था, केंद्र में द्वैत शासन कब आएगा? तो 1935 के अधिनियम के तहत ही आएगा। अखिल भारतीय संघ का स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत होगा। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया, मताधिकार की अब विस्तार कर दी गई। साथ ही आरबीआई, आपको पता भी होगा है ना कि आरबीआई का भी क्या किया गया था? गठन किया गया था। संघीय न्यायालय की भी गठन की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। आगे जरा देखिए, करो या मरो का संबंध कौन से आंदोलन से है? करो या मरो अर्थात डू और डाई का संबंध है जो, यानी 1942 में यह नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और 1942 में चला था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जबकि यह सहयोग 1920 से 22 आपका चलेगा, और 1920 से 22 किस लिए चलेगा? तो यह है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, ये जो काला कानून है, उन सब के विरोध में आपका असहयोग आंदोलन चला था, जो कि चौड़ा चौड़ी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को ही थी, और उसके कारण से क्या कर दिया गया था? इसे स्थगित कर दिया गया था। डांडी आपको पता भी है कि यह है जो आपका नमक सत्याग्रह संबंधित है ना। सबने अवज्ञा आंदोलन का भी कहीं एक यह पार्ट कह सकेंगे, और यह खिलाफत जो है यह आपका 1919 में ही यह चला था, है ना। आगे जरा देखिए, इतिमद उद्दौला का जो मकबरा है ना, इतिमद उद्दौला का जो मकबरा है आगरा में किसने बनवाया? तो यह है जो नूरजहां के पिताजी का यह मकबरा है ना। तो इसे किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। किसने? नूरजहां, जो कि जहांगीर की क्या थी? रानी थी, अर्थात उनकी पत्नी थी, है ना। नूरजहां, नूर मतलब क्या? रोशनी, जहां मतलब दुनिया, यानी दुनिया की रोशनी नाम दिया था किसने? जहांगीर ने। चलिए क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण कौन से पार्टी से जुड़े हुए थे? तो कौन से पार्टी से? यह सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, है ना। और यह सोशलिस्ट पार्टी अनौपचारिक रूप से 1931 में इसका गठन हुआ था, और ऑफिशियली 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें सचिव थे कौन? जयप्रकाश नारायण, और अध्यक्ष थे कौन? आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन? आचार्य नरेंद्र देव। यह क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है। आगे जरा देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों के कौन से प्रांत से चयन किया? तो इन चीज़ों को आपको पता होगा कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो ऐसी अवस्था में लोग लड़े थे। कौन लड़े थे? ब्रिटिश की तरफ से, है ना। गोरखा, सिख, पंजाबी, इन सबको लड़ाकू घोषित किया गया था, और इनके लिए एक अलग रेजिमेंट की व्यवस्था भी की गई थी, और बाकी क्षेत्र के लोगों को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उन लोगों ने साथ नहीं दिया था। तो याद रखें, कौन? गोरखा साथ दिया था, सिख हो गया, पंजाबी हो गया, ये सब। यानी लड़ने में शुरू से ही वे लोग क्या हुआ करते थे? माहिर हुआ करते थे, और उनने क्या किया? मतलब साथ दिया था अंग्रेजों का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक 1919 वाला हो गया, एक 1947, एक 1942, है ना। इन सब चार अब क्वेश्चन एक और जुड़ गए, है ना। तो कौन थे? विंस्टन चर्चिल, जिसने क्या कहा था? तो कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, तो याद रखेंगे चर्चिल को। आगे जरा देखिए, अगला क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना हुई थी। तो बम्बई में जो अखिल भारतीय व्यापार संघ अर्थात ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस बना था, निसंघ बना था, तो यह है जो आपका, इसकी स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। आगे जरा देखें, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गांधी इरविन समझौता आपको पता भी होगा, है ना। इरविन समझौता 1931 में हुआ था, जो कि द्वितीय गोलवेज सम्मेलन होना था उससे पहले, है ना। और इसी गोलवेज सम्मेलन, केवल द्वितीय गोलवेज सम्मेलन में ही गांधी जी भाग लेते हैं, उसके अलावा फिर है जो बात सहमति नहीं बनती है, और यह रिटर्न हो जाते हैं। तो यह आपका सही होगा। लिलिंथगो शिमला वार्ता योजन, यह भी आपका कब हुआ था? तो यह है जो दोस्तों हुआ था आपका 1900 के आसपास यहाँ पे
1900 या 1800 के आसपास ये हुआ था, हमें एग्जैक्ट डेट अभी इसका याद है नहीं ऐसे। और लिट्टन दिल्ली दरबार, देखिए यहाँ पे लिट्टन नहीं, दिल्ली दरबार का आयोजन आपको पता होगा जॉर्ज पंचम की स्वागत में किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, और वहीं पे आपका राष्ट्रगान गाया जाएगा, है ना। और बाकी सभी के सभी क्या हैं, सही है। तो दिल्ली दरबार का आयोजन लिट्टन नहीं, कौन करेगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय करेगा, है ना। इसके लिए सॉरी कि इसका हमें डेट अभी याद नहीं है। आगे जरा देखिए, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा मतलब कूट को क्या करना है, यहाँ पे मिलाना है। अब देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, यदि आपको मैप पता होगा तो थोड़ा सा आप सही तरीके से इसे रिलेट कर पाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय बंध, उष्णकटिबंध कहने का मतलब आपको पता है कि यह पृथ्वी है, बीच में है आपका 0 डिग्री इक्वेटर, है ना, और हमारा जो भारत है 8 डिग्री, है ना, से शुरू ही होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे यह कहाँ, और 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से गुजरता है, तो 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण, यहाँ तक के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। तो इसी के हिसाब से आपको आंसर करने हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन आपके कहाँ पड़ेंगे, साइलेंट वैली में पड़ेंगे, जो कि केरल में है आपका। ये तो आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते थे, है ना। साइलेंट वैली कहाँ, तो केरल में। और केरल कहाँ पड़ता है, गुजरात के नीचे ही। और गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सबसे नीचे है आपका कर्क रेखा वाला चीज, है ना, यानी कर्क रेखा वहीं से गुजरती है। तो ट्रॉपिकल जो क्षेत्र पड़ेगा उष्णकटिबंधीय है वो यही वाले में पड़ेगा। उसके बाद है जो कच्छ वनस्पति, देखिए तो कच्छ बराबर मैग्रोव को ही क्या बोलते हैं, कच्छ वनस्पति। तो मैग्रोव कहाँ पड़ेगा, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। ऐसे तो जितने समुद्र के किनारे हमारे राज्य हैं, है ना, उन सभी क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति पाए जाते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, सुंदरवन। और शंकुधारी जो है हिमालय वाले क्षेत्र में पड़ेंगे। तो हिमालय इधर कने किधर किधर पड़ेगा भाई, यानी किधर किधर पड़ेगा, तो आपका शंकुधारी जो वृक्ष हैं यह हिमाचल वाले में पड़ेंगे, क्योंकि वह हिमालय उससे गुजरता है आपका, है ना। और पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, आपके राजस्थान हो गए, गुजरात हो गए, इन सभी क्षेत्रों में पतझड़ वन पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप आंसर करेंगे तो उष्णकटिबंध यानी केरल वाले क्षेत्र में हो गए, यानी कर्क रेखा से आपको जो नीचे के राज्य हैं उस जगह पाए जाएंगे। शंकुधारी यह आपको कहाँ पाए जाएंगे, तो हिमालय वाले क्षेत्रों में। और वनस्पति यानी कच्छ वनस्पति अर्थात मैग्रोव पाए जाएंगे, तो समुद्र के किनारे के हिसाब से देखते तो यहाँ सुंदरवन हो जाएगा। और पतझड़ जो है आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश में भी पड़ते हैं पतझड़ वन। तो इस प्रकार से आंसर हमारा 4 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का 70% से अधिक है जो कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। आपको पता होगा कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपका कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक है। और कर्नाटक के कई सारे कॉफ़ी को जीआई टैग भी दिया जा चुका है ना। जीआई टैग के संदर्भ में हमने एक काफ़ी ट्रिक वाला वीडियो अच्छा शानदार बनाया हुआ है, उसे आप देख लेंगे तो आपको एक बार में चीज़ें याद हो जाएगी, है ना। आप सर्च जाकर करके मारेंगे जीआई टैग कैरियर हमसफ़र, है ना, आपको अपना जीआई टैग का वीडियो मिल जाएगा। छोटी वीडियो है, काफ़ी अच्छा, एक बार में नहीं याद होगा तो फिर हमें आप बतलाइएगा, है ना। एकदम से आपको वह चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, जीआई टैग। तो कर्नाटक सबसे बड़ा क्या है, कॉफ़ी का उत्पादक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको मिलाना है ना। सूची 1 को किससे, 2 से सुमेलित करने हैं, है ना। नाम से आपको पता लगेगा कि यह क्या है, तो मतलब ज्वालामुखी के संदर्भ में यहाँ पे बातें हैं कि कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पे है। तो कोटोपैक्सी आपने सुना होगा, यह प्रचलित है, और यह कहाँ पड़ेगा, आपका इक्वाडोर में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, इक्वाडोर में। यानी डी का आंसर क्या होना चाहिए, आपका 2 नंबर का होना चाहिए। डी का आंसर 2, नीचे तो ऑप्शन है नहीं लेकिन मैं दिखा दे रहा आपको ताकि आप इजीली रिलेट कर पाएँ। डी का 2 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो मुझे बस इतना ही याद था, इसी के आधार पे हमने आंसर कर दिया दोस्तों, है ना। तो थोड़ी सी इस प्रकार की आप एग्जाम में स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं, है ना, कि एटना, हाँ कोटोपैक्सी की बात हमने किया। तो कोटोपैक्सी कहाँ है आपका, कोटोपैक्सी आपका पड़ेगा इक्वाडोर में, कोटोपैक्सी। जबकि एटना जो है आपका सिसली में है ना। एटला कहाँ है, सिसली में। और बियस जो है, बियस, सॉरी एटना जो, हाँ सिसली, और बियस जो है आपका इटली में है। और यूरी बस जो है, यूरी बस जो है आपका कहाँ पड़ेगा, रॉस द्वीप, है ना। यूरी बस जो है आपका रॉस द्वीप में पड़ेगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं फिर से मिला दे रहा, है ना। क्या क्या था, कोटोपैक्सी इक्वाडोर याद ही हो गया। चलिए दूसरे की बात करें हम, तो एटना आपका कहाँ, सिसली हो गया। उसके बाद है जो यूरी बस, तो यह रॉस द्वीप। और बिसु बियस जो है इटली में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है
वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो यह कौन से क्षेत्र में है? तो यह है जो वृक्षादित कहने का मतलब सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पे हैं, तो यह आप देखेंगे तो यह सबसे अधिक कहाँ पड़ेगा आपका, कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ सब मतलब एक जोन दे दिया है, राज नहीं दिया हुआ है ना, एक जोन दे दिया गया है। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में भी आपका वन देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से वन है जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में या सबसे अधिक इन सभी क्षेत्रों के, ऐसे तो वन सभी जगहों पे हैं, पश्चिमी तट जो है, पूर्वी तट, सब जगह पे काफ़ी भारी बारिश होती है, तो इस जगह पे वन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे हम बात करें तो यहाँ पे पूर्वी डेक्कन के क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। आपको वन रिपोर्ट 2019 का जो आया है वह आपको पढ़ लेने चाहिए कि कहाँ पे वन सर्वाधिक है। जैसे मैं सीधे तौर पे बताऊँ तो मध्य प्रदेश में आपका क्या है, सर्वाधिक आपका क्या है, वन है। ठीक है, चलिए आगे जरा देखिए, भारत की काली मिट्टी के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी आपको पता होगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम है दोस्तों रेगूर मिट्टी, है ना। और यह है जो किसके लिए, कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र नहीं मारिएगा, गुजरात है भाई, है ना। पुराना किताब जो पढ़े होंगे ध्यान रखिएगा। अब आपका नया में कौन है, गुजरात में, गुजरात आपका सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। आगे जरा देखिए, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है ना। अब जरा देखिए, अभी तो हमने गुजरात बताया, लेकिन यहाँ पे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और आंध्र प्रदेश, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिए गए हैं। तो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो ध्यान रखिएगा, यही कारण से बोला जाता है, हमने और भी हिस्ट्री का एक मास्टर वीडियो आपको दिया था, है ना, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ ताकि उन चीज़ों को आप देखिए, है ना। जनगणना 2011 का हमने एक काफ़ी शानदार वीडियो दिया है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोगों ने उसे देखा ही नहीं है। खैर देख लीजिएगा उसे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वह वीडियो है। अब देखिए, भारत के किस राज्य में औसतन उत्पादन अधिक है, तो देखिए यह है जो पांचवा राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, इसके बाद है जो इन सब का स्थान आता है। तो लोकेशन के हिसाब से भी आप इसका आंसर कर सकते थे। इसमें सबसे टॉप पे अभी हमने बताया गुजरात है, कौन है, गुजरात है। गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद है आपका तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कर्नाटक है, और उसके बाद है जो आपका आंध्र प्रदेश है। तो इन सब ऑप्शन में सबसे आगे कौन है, आपका आंध्र प्रदेश। चलिए आगे जरा देखिए, किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। औसत लवणता यानी कहने का मतलब एवरेज सैलिनिटी की बात कही जा रही है। तो सैलिनिटी कहने का मतलब है कि कौन सा पानी है जो, मतलब कौन से जो जल स्रोत हैं उसकी पानी सर्वाधिक क्या है, खारे हैं। तो यह कौन सा हो जाएगा, निम्न के हिसाब से मृत सागर, है ना। अब जरा देखिए, सागर कहे तो मृत सागर, लेकिन याद रखिएगा जो कि लगभग मतलब 250%, 240 से 50% के आसपास इसकी लवणता है। लेकिन झील कहे तो याद रखिएगा बांझ झील कहाँ पड़ता है, तुर्की में। इसकी लवणता कितनी है, 330% से 335% के आसपास है बांझ झील तुर्की वाले की। और महासागर की लवणता ऐसे औसतन होती है 33 से 35%। तो याद रखिएगा ऐसे, है ना, कि सागर में तो मृत सागर, झील कहे तो बांझ झील। आगे जरा देखिए, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो सागरीय लवणता क्यों होता है, यानी उसमें है जो मीन्स सैलिनिटी क्यों बढ़ जाती है। तो आपको पता भी होगा क्या, हवा है जो डायरेक्ट रूप से मिलती है पानी में, नहीं, है ना। भूमि डायरेक्ट रूप से नहीं मिलेगी, ज्वालामुखी से राख, और नदियाँ कौन डायरेक्ट रूप से मिलती है, तो सबसे ज़्यादा है जो जैसे हिमालय से कौन निकलती, विभिन्न प्रकार की नदियाँ निकलती हैं। और भी विभिन्न प्रकार के, जैसे छोटा नागपुर का जो पठार है ना, अमरकंटक की पहाड़ी से बहुत सी नदियाँ निकलती है। तो जहाँ से भी निकलेगी और वह अंततः जा कर करके आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से गिरती है कहाँ, समुद्र में गिरती है ना। तो विभिन्न प्रकार की जो पहाड़ियों पे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज वगैरह होते हैं, उन सबको बहा कर करके, साथ ही इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है उन सबको बहा कर करके समुद्र में दे आती है। तो इन सब के कारण से है जो सैलिनिटी बढ़ता है, अतः इसका मुख्य स्रोत कौन हो जाएगी, नदी हो जाएगी। यहाँ देखिए क्या करना है, दोनों को आपको वन का प्रकार है और इन सबको क्या करने हैं, मिलाने हैं। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, हाँ दिख पा रहा है। चलिए, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन आपको कहाँ पाए जाते हैं, अभी हमने बताया है दोस्तों कि आपको देखना है 23.5 डिग्री कर्क रेखा से नीचे वाले राज्य को, है ना। उसके बाद है जो मानसून है, अच्छा उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ होगा, जहाँ बारिश सर्वाधिक होगी। तो बारिश सर्वाधिक आपको कहाँ होगी, कहाँ होती है, तो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से केरल वाले तट पे। और केरल वाले तट पे कौन है आपके, कौन सा,
पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र भी पड़ेगा। चलिए अच्छा, अब जरा ऑप्शन को देखते हैं तब हम आंसर करेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन, शीतोष्ण हो गया, कच्छ हो गया। कच्छ बराबर अभी बताया था हमने मैग्रोव होता है, और मैग्रोव कहाँ पड़ेगा, तो मैग्रोव वन पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से यह पाया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है जो हम बात करें, उसके बाद है जो हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय वन। तो उष्णकटिबंधीय वन आपको कहाँ मिलेंगे, तो उष्णकटिबंधीय वन आपको किस जगह पे मिल जाएंगे, और मानसून वन, तो मानसून वाला यानी जब पानी पड़ेगा तो वाली उस वाले वन की बात करें तो यह छोटा नागपुर के पठार और शिवालिक वाले क्षेत्र में, यानी जगह जगह से यह मुख्य रूप से परिवर्तित होता है। जबकि शीतोष्ण वन है, तो शीतोष्ण वन आपको मिलेगा कहाँ, तो पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में मिलेगा, साथ में नीलगिरी के क्षेत्रों में मिलेगा। और सदाबहार वन जो है आपका सह्याद्री, सह्याद्री जो कि पश्चिमी घाट है ना, शिलोंग इत्यादि के पठार में, जहाँ पे मेघालय शिलोंग आप जानते हैं यहाँ पे काफ़ी अधिक पानी होती है ना। सह्याद्री जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे आपको काफ़ी विविध प्रकार के वन मिलते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में है जो आपको इस प्रकार से, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए, मैं फिर से मिला रहा। उष्णकटिबंधीय वन तो जो जहाँ अधिक पानी पड़ेगा, पानी अधिक सर्वाधिक मेघालय शिलोंग में पड़ेगा और सह्याद्री में आपका पड़ेगा, तो एक हो गया। उसके बाद मानसून वाली बात हम करें तो मानसून यानी पानी पड़ने के हिसाब से छोटा नागपुर वाला। शीतोष्ण की हम बात करें तो शीतोष्ण आपका क्या हो जाएगा, शीतोष्ण आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय व नीलगिरी, और कच्छ वाला है जो पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार से है जो आप इसका आंसर स्क्रीनशॉट, आप उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर हम चलते हैं। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं, है ना। तो महाराष्ट्र एवं जो कर्नाटक है उसके पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। और यहीं पे इसकी ऊंची चोटी है क्या, अन्नाई मुद्दे, है ना। अन्नाई मुद्दे इसकी ऊंची चोटी है, और यह काफ़ी अधिक क्या होता है, वर्षा इस क्षेत्र में होता है ना। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल, ये तो पता होगा भाई, है ना, चावल। चावल सबसे क्या है, प्रमुख फसल है। आगे जरा देखिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। यह जो सबसे पहली है जो क्या है आपका घाटी निगम है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि आपका क्या हुआ था, आज़ादी के ठीक बाद पहली परियोजना है, जो कि 1948 में बनाई गई थी। कब, 1948 में। केसर के उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर प्रमुख रूप से हम बात करें तो भारत का एक ही राज्य है जो कि कौन है, जम्मू कश्मीर है ना। और याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के केसर को क्या जीआई टैग भी मिल गया है, जीआई टैग ही मिल गया है, याद रखेंगे, है ना। साथ ही केरल की हम बात करें तो केरल का तिरूर पान का पत्ता, मयूर गुड़ और वायनाड रोवास्टा कॉफी, इन सबको है जो केरल में क्या मिल गया है, जीआई टैग भी मिला हुआ है ना। जीआई टैग वाला वीडियो को देखेंगे तो आपको जो उसमें है वह चीज़ तो कम से कम याद हो जाएगी, और नए वाले हम अपडेट भी मैं कर दूंगा उसे। चलिए धारणीय विकास, धारणीय कहने का मतलब क्या होता है दोस्त, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी इंडेक्स आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना। तो एसडीजी कहने का मतलब है कि वैसा विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, सतत विकास इसी को बोलते हैं, वैसा डेवलपमेंट जो वर्तमान में भी विकास कीजिए और भविष्य के लिए जो संसाधन है उसका संरक्षण कीजिए। जैसे आज हम वन का विनाश हम लोगों ने कर दिया है, पानी का हार्वेस्ट काफ़ी अधिक कर दिया है, तो इन सब को क्या करना है, भविष्य के लिए बचाना है, नहीं तो फिर जीवन खतरे में पड़ जाएगी। तो इसके लिए क्या है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, तो क्या किससे संबंधित है, अब थोड़ा सा यहाँ पे जो शब्दावली है हिंदी का काफ़ी कठिन है, इसके अकॉर्डिंग आंसर इंग्लिश में होता तो आसानी से मैं समझा भी पाता, है ना। इसका ऐसे आंसर की हम बात करें तो निक्षेपणीय, निक्षेप मतलब समझ रहे हैं, यानी कहने का मतलब उसमें आक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी जो है स्रोत वैसा स्रोत है को हम निक्षेपणीय स्रोत कहेंगे, जिसका अभी वर्तमान में भी मेंटेनेंस रखिए और बाद में भी क्या कीजिए, उसको सस्टेन करके रखिए। सस्टेन का सिनोनिम ही होता है मेंटेन करना, है ना, यानी आगे अपने भविष्य के लिए क्या कीजिए, बचा करके रखिए। अगला देखिए, अगला आपके लिए नया क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, निम्मू बाजगो नामक बांध कौन सी नदी पर है, तो यह जो है आपका कहाँ में है, जम्मू कश्मीर, यानी अब लद्दाख में यह पड़ेगा, जो कि लद्दाख में कौन सी नदी, तो आपका सिंधु नदी, यानी सिंधु नदी पर यह बांध है। आगे जरा देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया है, इसी को बोला जाता है दोस्तों पीआईएल, आपने नाम सुना होगा। और पीआईएल इस समय यानी उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यह लाने का मुख्य श्रेय जाता है किसे, पीएन भगवती को जाता है, किसे, पीएन भगवती, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं आंसर भी मार्क कर दे रहा,
है ना। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PIL के संदर्भ में बहुत से मेंस में क्वेश्चन पूछे गए भी हैं। चलिए आगे जरा देखिए, यहाँ पे क्या करना है, 51 नंबर को सम्मिलित करना है, कूट वाले प्रश्न है। देखिए कूट वाले प्रश्न पीटी में पूछा गया और यही मतलब इस सेट में काफ़ी अच्छा कूट वाले प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी शानदार भी है। अब देखिए यहाँ पे सूची 1 को 2 से क्या करना है, मिलाना है ना। चलिए मैं छोटा ही से कर रहा ताकि पूरा ऑप्शन आ जाए एक साथ। हाँ, अब जरा देखिए न्यायिक पुनरीक्षण, तो न्यायिक पुनरीक्षण आपका यह आपका आएगा 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। उसके बाद है जो संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार से खत्म हो गया, आपको पता भी होगा हमने मौलिक अधिकार का कल ही वीडियो बनाया था, उसमें यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, उसमें घटना चक्र से पूरा कवर किया हुआ है, काफ़ी छोटा वीडियो है, स्पीड भी बढ़ा कर करके आप देख सकते हैं। तो मौलिक अधिकार यह पहले था, 7 प्रकार के पहले मौलिक अधिकार थे, अब 6 ही प्रकार के हैं और इस चीज़ की चर्चा 19 के F और अनुच्छेद 31 में थी, लेकिन अब जो है यह 300 के कम है और यह है जो इसे हटाया गया था आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उसके बाद मताधिकार की आयु पहले 21 थी, अब 18 कर दी गई 21वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, है ना। और उद्देशिका में कल भी हमने चर्चा किया था, उद्देशिका प्रस्ताव से संदर्भ में हमारा वीडियो है घटना चक्र का, उसे भी आप देख सकेंगे, एकदम एक ही एक बात आपको क्लियर नजर आएगा। तो उद्देशिका में आपका कौन सी 3 बातें जोड़ी गई थी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्या क्या जोड़ी गई थी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, तो यह कब जोड़ी गई थी, आपका कब जोड़ी गई थी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो यह यहाँ से संबंधित हो गया। न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो है 38वां से, संपत्ति का अधिकार आपका किससे 44वें से और 21 से 18 कर दिया गया 61 में से। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और कुछ तो ऐसे ही मिला लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो आपको पता भी होगा, है ना, पता भी होगा कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में लाया गया था, है ना, लाया गया था कब, यानी पहले 1957 में आपका बलवंत राय मेहता कमेटी बना था, जिसने रिपोर्ट अपना प्रस्तुत शायद 59 में किया था और 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में, कहाँ, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जो लागू किया गया। अब इसे तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया गया, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा भी दिया जा चुका है, तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता। चलिए निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपको जो क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के साथ साथ जो अपराध के रूप में जो दोष सिद्धि का संरक्षण है, यानी अनुच्छेद आपका 20 और 21 है, यह आपका क्या किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकेगा, है ना। साथ ही हम बात करें तो अनुच्छेद 14-15 आपको पता भी होगा, विधि के समझ समानता वाली बात है, और 15 जो है धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, 15 है। 19 बात की स्वतंत्रता, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है ना। और 20 वही है आपका क्या, एक अपराध के लिए वही एक सजा वाली बात है, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 22 जो है गिरफ्तारी के निरोध में आपका जो संरक्षण है, वह वाली अनुच्छेद 22 में इस बात की चर्चा कही गई है। आगे जरा देखिए, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है, तो पश्चिम से पूर्व कहा जा रहा है। तो चलिए मैं आपको एक फिगर में दिखाना चाहूँगा ताकि चीज़ें आप आसानी से क्या कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ। पश्चिम से पूर्व, पहले नाम ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैकाल है, सतपुड़ा है, महादेव, छोटा नागपुर, इन चारों की बात करेंगे। तो पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू क्या बोली गई है, ईस्ट बोली गई है। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह है जो आपका पश्चिम, आपका गुजरात वाले ही क्षेत्र पड़ेंगे, तो वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 क्रम इस जगह पे लिख दिया गया है। 1 में आपका इधर अरावली है, 2 में आपका जो है बिंद का है, 3 है जो आपका सतपुड़ा है, 4 जो है आपका क्या है, महादेव है, 5 जो है मैकाल है, और आपको जो 6 पड़ेगा, है ना, 6 उधर, इधर इसमें तो वेस्टर्न घाट इसमें क्या कर दिया गया, इंगित कर दिया गया है, और इधर जो आपका पड़ेगा, इधर जो है आपका छोटा नागपुर वाला पठार आपको पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि सबसे पश्चिम में आपका इधर अरावली हो गया, बिंद हो गया, सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया, उसके बाद है जो आपका मैकाल।
तो मैकाल आपका 5 नंबर है। उससे पहले है जो आपका महादेव की पहाड़ी, उससे पहले आपका 3 नंबर में सतपुड़ा, और यहाँ पे है बिंद, और इधर है आपका क्या, अरावली है ना, इधर है आपका क्या, अरावली है। और सबसे लास्ट में आपको झारखंड वाले क्षेत्र में इधर पड़ेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में पड़ेंगे कौन से, छोटा नागपुर के पठार। तो इसका आंसर जो है आप क्या कर पाएंगे, अब देखिए खुद से आप सबसे पहले सोच सकेंगे कि कौन कौन यह है, कौन कौन हो जाएगा आपका, तो कौन सा आंसर होगा आपका। तो सबसे पहले क्या, पश्चिम में तो इधर सतपुड़ा पड़ेगा, सतपुड़ा के बाद महादेव, मैकाल और क्या, छोटा नागपुर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी। इसे फिर से आप वीडियो को, मतलब जो फिगर था अभी, उसे फिर से क्या कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और उस पर फिर से थोड़ा सा मंथन कीजिए, नहीं तो आपके रूम में मैप है तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए आगे जरा देखिए, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ पहले हुआ, तो अभी चर्चा किया था कि राजस्थान के नौगढ़ जिले, अर्थात आंसर राजस्थान होगा। आगे जरा देखिए, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है ना, तो कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, तो याद रखेंगे इसके संदर्भ में कौन कौन सी जो आपका अभिव्यक्ति की अन्य आर्टिकल जो 19 वाला है, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है उसे वह प्राप्त नहीं है। चलिए आगे जरा देखिए, यह मौलिक अधिकार वाले वीडियो में कवर भी किया हुआ है। आगे जरा देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है, जो कि भाग 18 में है राष्ट्रीय आपात, आपको पता भी होगा, अनुच्छेद 352 से 60। तो कौन से परिस्थितियों में आपका लगाया जा सकेगा, तो यह आपको पता भी है ना, कि राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है कौन से, युद्ध जब हो जाए, तो बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह, जिसे आप सशस्त्र विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ख्याल रखने चाहिए। आगे देखिए, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ, तो क्षेत्रीय परिषद जो है आपका, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन, जो कि आप देखते हैं भाग 1 जब आप पढ़ेंगे तो उसी में आपको क्षेत्रीय परिषद मिलेंगे, है ना, पढ़ेंगे, उत्तरीय परिषद होगा, मतलब आपका दक्षिणी हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा, मध्य का हो जाएगा, तो ये सब आपको संविधान द्वारा इसका सृजन किया गया है ना, इसका सृजन किसके द्वारा, संविधान के द्वारा किया गया है। संविधान में इस बात की चर्चा है। आगे जरा देखिए, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो सबसे पहला राज्य जो आपका बना था 1953 में, आपका कौन बना था, आंध्र प्रदेश बना था। और इसमें पोटी श्री रामलू की मृत्यु हुई थी, उसके बाद है जो फजल अली कमेटी बनी थी, और उसके बाद है जो 1956 से क्या हुआ, राज्य आपका बनना क्या हो गया, शुरू हो गया था। तो इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग है, जो कब आया आपका, 1956 में आया था। आगे जरा देखिए, भारत सरकार कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है ना, तो अनुच्छेद 85 के तहत अटॉर्नी जनरल अर्थात भारत का महान्यायवादी संसद के अधिवेशनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है, यह अटॉर्नी जनरल होता है। और केवल अटॉर्नी जनरल की चर्चा अनुच्छेद कितने में है, तो 76 में है, अटॉर्नी जनरल की चर्चा 76 में है। चलिए, तो आपको कमेंट कर कर बताना है कि भारत के अभी अटॉर्नी जनरल कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, तो यह तो पता होगा, कौन, वेंकैया नायडू साहब हैं। चलिए, सीएजी आपको बताना है कि कौन है, सीएजी अनुच्छेद 148 से लेकर के 51 तक में आपका चर्चा है। और चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, 2 ठो चुनाव आयुक्त हैं, नए बने हैं, है ना, एक तो आपके कौन थे, सुशील चंद्र हैं, और दूसरे में बतला ही दे रहा है ना, यह कौन है, राजीव कुमार। चलिए, लेकिन आपको दो हैं जो आपको बताने हैं, कौन कौन, एक अटॉर्नी जनरल और एक है जो आपको बताने हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे जरा देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य की बात करें भाई, तो मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया कब, आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो आपको शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, है ना, अनुच्छेद कितना, 4 का क, समिति स्वर्णासी समिति के सिफारिश पर, और अनुच्छेद 51 का क 10 मौलिक कर्तव्य थे, और यह हैं जो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या मौलिक कर्तव्य है जो मूल संविधान का भाग था, नहीं, इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, है ना। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। और इसके लिए एक और संविधान संशोधन हुआ था मौलिक कर्तव्य को लेकर करके, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत आपको 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को क्या करना है, माता पिता या गार्जियन का कर्तव्य है कि उसे क्या करे,
शिक्षा प्रदान करे। मौलिक अधिकार 11 आपको याद रखने चाहिए। इसके लिए मैं एक ट्रिक का वीडियो भी लेकर करके आऊँगा। यदि आप लोग को याद नहीं होता है तो हमें कमेंट में बतला दीजिएगा। ऐसे भी हम घटना चक्र कवर कर रहे हैं तो मैं उस जगह पे बतला ही दूंगा। आगे जरा देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जाता है? तो आपको पता भी है कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, और यह प्रक्रिया है जो कहाँ लाई जाती है? संसद में लाई जाती है। कहाँ? संसद में लाई जाती है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 63 होगा। 63 नंबर क्वेश्चन, चलिए थोड़ी सी स्क्रॉल करने होंगे हमें। हाँ, 63 आ गया। चलिए, 42वें संविधान संशोधन में 10 आधार आवेशों को किस नाम से जाना जाता है? अभी तो चर्चा किया भाई कि स्वरनाथ समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। अतः आंसर क्या होगा दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का कितना है? क है। अनुच्छेद 51 का क्या है? क है। और लिया गया है रसिया से, यानी यूएसएसआर से लिया गया था। यह पूर्व सोवियत संघ रूसी से कहा जाता है। अच्छा, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 या भाग 3 में है। पंचायती राज का सिद्धांत, यह ऐसे ग्राम पंचायत की बात करें तो अनुच्छेद 40 में था, और यह पंचायती राज जो है आपका अनुच्छेद 243 का क में इस बात की चर्चा, यानी एक क से लेकर के ट तक हम कहेंगे, और इसमें टवर्गी न तक है ना, 15 कुल अनुच्छेद हैं, और 9 के क में यानी भाग 9 के क में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। डीपीएसपी आपका भाग 4 से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से कितना है आपका? 51 है। चलिए आगे है क्वेश्चन हमारा कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को यानी एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में क्या किया जाता है? आपका एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा, था, जो कि राष्ट्रपति किया करते थे, है ना, अनुच्छेद 331 के तहत। लेकिन क्या किया गया है? 104वां संविधान संशोधन हुआ है। तो 104वां संविधान संशोधन के तहत अब एंग्लो इंडियन है जो राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे। यह काम कहानी क्या कर दिया गया? खत्म। साथ ही SC ST का कार्यकाल है जो आपका, मतलब उन लोगों के लिए आरक्षण जो है 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। यह 104वां संविधान संशोधन के तहत है। यह क्वेश्चन लेटेस्ट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे जरा देखिए, ऐसे पूछे तो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति करेंगे। आगे जरा देखिए, भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है। तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत, यह भी BPSC 64 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। आपका संघीय वित्त आयोग का संबंध रखा जाता है। तो संघीय वित्त आयोग में क्या है? आपका धन का बंटवारा के संदर्भ में बातें हैं, जो कि राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंधित लेखा जोखा को रखता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे जरा देखिए, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? अब जरा देखिए, भारत का राष्ट्रपति नहीं हो तो कौन कार्य करेंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं हो तो कौन कार्य करेंगे? मुख्य न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट के, और वह भी नहीं हो तो जो वरिष्ठतम होंगे, है ना, वरिष्ठतम होंगे, उन्हें क्या कर लिया जाएगा? यानी बना लिया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए दे दिया जाएगा। आगे जरा देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका के बारे में कौन सा सही है? उद्देशिका कहने का मतलब प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना का वीडियो काफ़ी शानदार बना हुआ है ना। वीडियो नंबर आप सेकंड देखेंगे पॉलिटी वाला तो आपको यह क्लियर हो जाएगी बातें, है ना। तो उद्देशिका कहने का मतलब यह पूरे भारतीय संविधान का एक आईना है। क्या है? आईना है, जिसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। चलिए खैर, ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर करने का पहले प्रयास करते हैं, है ना, कौन सा सही है। अब जरा देखिए, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जो कि बात सही है, यानी इसमें इसके खिलाफ आप नहीं जा सकेंगे न्यायालय में। उसके बाद दूसरी बात है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बतलाती है जो भारतीय संविधान जो है आपका स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। सही बात है, उसमें आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही जा रही है, बंधुता बढ़ाने की बात कही गई है, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक जैसे शब्दावली हैं जो कि इसके क्या उद्देश्यों को भी बतलाते हैं, उसके प्रकृति को भी बताते हैं। अतः यह भी सही हो जाएगा। उसके बाद उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, जो कि क्या है? हम भारत के लोग। यानी कहने का मतलब ये एक भी सही है, दो भी सही है, और क्या आपका तीन भी सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर, यानी ए नंबर का हो जाएगा। आगे जरा देखिए, बुल्लक कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब होता है पूंजीवादी, यानी पूंजीपति। और बुल्लक कहने का मतलब, बुल्लॉक कार्ट आपने सुना होगा, आपने गुड इंग्लिश में याद किया होगा, है ना, बुल्लॉक कार्ट, यानी कहने का मतलब बैलगाड़ी से संबंधित बातें हैं। तो देखिए, यह है जो आपका बुल्लॉक कैपिटलिस्ट, ये इकोनॉमिकल टर्म, इकोनॉमिक्स का टर्म है, जिसका मीनिंग यह होता है कि वैसा किसान जिसके पास साधन है, वगैरह जितने संसाधन है कृषि के लिए होने चाहिए, लेकिन वह
क्या है, अमीर नहीं है, मतलब वह नॉर्मल टाइप का है, तो उसी को हम बोलते हैं बुल्लॉक कैपिटलिस्ट। मतलब बैल रखे हुए है, मतलब अपने किस पे, घर पे, लेकिन वह क्या है, मतलब उतना धन नहीं कमा रहा है जितना कि दिखता है। तो उन किसान को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर वह धनाढ़ नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जरा देखिए, यह भी आपका बीपीएससी 65 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। काफी इसमें अच्छा कलेक्शन दे दिया भाई, जितना पीसीएस वाला क्वेश्चन है ना, ये अच्छे लेवल का आपको क्वेश्चन इस सेट में है ना। अब मुझे नहीं लगता कि अन सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए होंगे। 69 की बात करें, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। एकदम डिक्टो क्वेश्चन आप देखेंगे बीपीएससी 65 का क्वेश्चन तो आपको यह मिलेगा, है ना। तो यह जो है गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया था श्री मन्नारायण के द्वारा किया गया था, है ना। श्री मन्नारायण यानी 1944 में इसे प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे इसे, है ना। गांधीवादी योजना, श्री मन्नारायण। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो आपको पता भी होगा भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, ना तो पूंजीवादी ना ही समाजवादी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, जिसे भारत ने 1948 में अपनाया था। पूंजीवादी कहने का मतलब आप समझिएगा सीधे तौर पे, यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट कंपनियों का, यानी कंपनी का यहाँ पे बाजार पर प्रभुत्व होता है। समाजवादी में सब कुछ नियंत्रण सरकार करेगी, और मिश्रित में क्या होता है कि दोनों मिलकर के काज करते हैं। तो भारत में क्या है, दोनों मिलकर के काज यहाँ पे की जाती है। आगे जरा देखिए, फेमा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। फेमा कहने का मतलब FEMA, ए फेमा मतलब समझिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, है ना। तो फेमा का मतलब होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज। F से हो गया फॉरेन, E से हो गया एक्सचेंज, M से हो गया मैनेजमेंट, और A से हो गया एक्ट, यानी फॉरेन 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 एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज किसका करते हैं हम, करेंसी का करते हैं, मतलब पैसा का। जैसे कोई अमेरिका का या डॉलर लेकर करके भारत में चलाना है भाई, है ना। पटना कहीं घूमने गया तो वहाँ पे तो उसे क्या, इंडियन करेंसी जनरली देने पड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करेगा, वो अपने करेंसी को एक्सचेंज करवाता है ना। तो उसके लिए नियम आया था, और इसके लिए यह फेमा जो कानून आया था वह 1 जून 2000 को आया था। 1 जून 2000 को आया था, लेकिन इसे अंतिम रूप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लागू किया गया था, तो यह 2002 में किया गया था। 2002 में आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है। अब जरा देखिए, यह है जो आपके लिए भी यह अच्छा क्वेश्चन होगा, नहीं नया टाइप का यह क्वेश्चन होगा। आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो आयात की प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी। जैसे कोई सामान, कोई एक्सपोर्टर है, हम क्या हैं, इंपोर्टर हैं। हम आयात करते हैं जनरली बहुत से सामान का, और एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन कोई कोई व्यक्ति है, मान लिया कि भारत में कोई प्रोडक्ट कब लाएगा, आप सोच सकते हैं। यहाँ से ऑर्डर मिलेगा तब, यहाँ से ऑर्डर मिला कि हाँ इस जगह पे क्या, मतलब इस वस्तु की क्या है, डिमांड है ना। तो लोग ऑर्डर करेंगे कि इस तरह की चीज़ हमें चाहिए, तो क्या करेगा, जो इंटरनेशनल ट्रेडर होगा वह क्या करेगा, जहाँ पे उत्पादित होता है, जहाँ पे वस्तु उत्पादित होती है उस जगह से वस्तु यहाँ पे ला करके दे देगा। तो यहाँ ऑर्डर से यह बातें संबंधित है। अतः इसी को बोला जाता है क्या, इनडेंट। क्या बोला जाता है, इनडेंट बोला जाता है, यानी ऑर्डर देने से यह बातें संबंधित है। तो शुरुआती इसकी ऑर्डर से हो जाती है। अब देखिए यह काफ़ी मतलब इकोनॉमिक्स का टर्म है भाई, यह काफ़ी थोड़ा मतलब टेढ़ा पड़ता है भाई। अगला देखिए, एक्चुअरीज। एस्चुअरीज नहीं है, एस्चुअरीज तो नदी वाला होता है ना। जब मैं देख रहा था तो पहली बार मैं एस्चुअरीज मैंने इसे पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एक च्युअरीज है। और एक च्युअरीज क्या होता है, समझिएगा इसके शब्द को। आपने सुना होगा विभिन्न प्रकार का प्रचार, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इस प्रकार की बातें बोली जाती है। तो रिस्क वाली बात है, यानी जोखिम से संबंधित है ना। आपका रिटर्न से संबंधित है, कि रिटर्न जैसे आपने आज इन्वेस्ट किया कोई कंपनी, कोई म्यूचुअल फंड वगैरह में, है ना, कल हो सकता है कि उसका क्या शेयर है जो बढ़ जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग पैसा मिल जाएगा। लेकिन घट जाए, है ना, तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो यह रिस्क आपके लिए खुद है, वह रिटर्न भी आपको कम उस जगह पे मिलेगा। तो यह किससे संबंधित है, आपका किस चीज़ से संबंधित है, यह आपका बीमा कवर से संबंधित है। एक प्रकार का वह बीमा ही है जो कि शेयर बाजार के मार्केट के ऊपर वह डिपेंड करता है। आगे जरा देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो मणिपुर का जो बेसिन है उस जगह पे एक सरोवर है आपका, मतलब यह एक झील टाइप का है, और यह है जो आपका सरोवरीय मैदान के लिए यह क्या है, फेमस है। इसमें अब आपको फिगर में दिखा सकता, लेकिन याद ही नहीं रहा इसका फिगर। काफ़ी सुंदर दृश्य और मनोरम दृश्य है जो इस बेसिन का हमें देखने को मिलता है। सरोवरीय मैदान इसका यह है, चलिए क्षेत्र है। आगे जरा देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय
गन्ना में एक समस्या है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसी देश की क्या होता है, जो नेशनल इनकम है वही उसकी प्रदर्शनी होती है कि आप कितने हैं जो आर्थिक रूप से क्या हैं, मजबूत हैं। और राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है, एनएसएसओ करता है ना, जो सैंपल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यह है जो विकास का क्या है, राष्ट्रीय आय मापक है। और यह है जो भारत में एक समस्या कारण क्या है, असंगठित क्षेत्र है ना। भारत में जो है आपका असंगठित क्षेत्र है। आप जानते हैं कि कौन है जो कहाँ पे कार्य कर रहा है, यह मतलब क्लियर पता ही नहीं चलता है ना। मान लिया कि एक दुकान है ना, पिताजी का, उसमें उनका पुत्र भी खट रहा है, वह भी खुद खट रहे हैं, और यह भी देखा यह जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी आप समझते ही हैं, है ना। एक खेत है और मान लिया कि मीन्स एक आध बीघा खेत है, उसमें पूरा परिवार लगा हुआ है, जबकि उसे एक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता था। तो कहने का मतलब है कि असंगठित क्षेत्र और प्रच्छन्न जो बेरोजगारी देखने को मिलता है, इसके कारण से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करना क्या है, कठिन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ फुल फॉर्म से संबंधित है, ट्रिम्स से क्या बनता है। तो देखिए, ट्रिम्स जो है संक्षिप्त शब्द, तो ट्रिम्स का मतलब समझिएगा TRIMS। TRIMS का फुल फॉर्म होता है, टी से हो गया ट्रेड, आर से होता है रेगुलेटेड, है ना, सॉरी रिलेटेड, TRIMS, ट्रेड रेगुलेट, सॉरी रिलेटेड, मैं बार बार रेगुलेटेड बोल दे रहा, है ना, क्या, TRIMS, सॉरी फॉर डैट कि मैं रिपीट बार बार कर दे रहा, है ना। आपकी टाइम कीमती है, लेकिन चीज़ों को सही करना जरूरी है भाई, है ना। टी से हो गया ट्रेड, आर से हो गया क्या, रिलेटेड, रिलेटेड बराबर संबंधित, है ना। और आई से होता है क्या, आई से होता है इन्वेस्टमेंट, और एम से हो गया क्या, मीजर्स, यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स। इन्वेस्ट मतलब समझ रहे हैं, निवेश करने से संबंधित भाई होगा, है ना। और टी से ट्रेड यानी व्यापार, आर से रिलेटेड, आई से इन्वेस्टमेंट, और मी से, एम से क्या हो गया, एम से क्या हो गया, मीजर्स, यानी आपका व्यापार संबंधित निवेश उपाय। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। आपको पता भी होगा कि अमर्त्य सेन हमारे देश के क्या हैं, प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपको इन्हें क्या, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और इनका जो उपागम है वह व्यक्ति की सक्षमता से है, कि कोई व्यक्ति है जो कितना सक्षम है किसी कार्य को करने में। अतः इसका आंसर जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है जो आपको इसमें क्या है, किस चीज़ के क्वेश्चन है, मैथ्स के हैं और रीजनिंग के हैं। उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को आप काफ़ी बेहतर तरीके से अटेम्प्ट ले रहे होंगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि केवल जीएस वाले सुन लीजिए और छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है, आप प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट लीजिए। साथ में हमने इसका आंसर भी आपको, पूरे क्वेश्चंस का आंसर करा दिया है, ताकि आप, मान लिया कि आपको वीडियो देखने का इच्छा ना करता हो, तो आप सीधे तौर पे आप खुद सेट लगा भी सकते हैं, नहीं तो बुक भी आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो खैर कोई नहीं, पीडीएफ में आपको अपलोड कर ही रहा हूँ। तो इस जगह से आप अटेम्प्ट लीजिए, है ना, और अपनी तैयारी को एकदम जोरों शोरों से कीजिए। और जो मैं तरीका जो दोस्त अपनाता कि उनसे संबंधित जो बात है उनको मैं क्लियर करूँ, उसी प्रकार से आप जब सेट लगाइए तो भी उस प्रकार से करने का प्रयास कीजिए। आपके पास जो भी उपलब्ध संसाधन है उसी में आप बेहतर करने का प्रयास कीजिए, है ना। और थोड़ी टाइम को आप हैं जो सेव कीजिए, और सेव कर कर करके अपने माइंड को शांत कर 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 करके एकत्रित होकर करके अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। उम्मीद है कि आप हैं जो अवश्य रूप से सफल होंगे, अंतिम रूप से बिहार दारोगा में चयनित होंगे, और अपना मान सम्मान है जो बढ़ाएंगे दोस्तों। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू अगेन।